चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 19 पे है आपकी कोर्स बुक के की, ठीक है। और हमारे आज के चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके जो मतलब अगराज़ व मक़ासिद है इस चैप्टर के स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये आप खुद से पढ़ें, ठीक है। हम आएंगे डायरेक्ट पाकिस्तान मूवमेंट यानी कि पाकिस्तान की तरफ जो कि 1940 से लेकर 1947 तक के हालात पर मुश्तमिल है, सही है। तो सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे उन हालात का, उस माहौल का जो कि ख़ास तौर पर 1857 की जो जंगी आज़ादी थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें मुसलमानों की नाकामी के बाद का जो माहौल बन गया था हिंदुस्तान में, वो बड़ी कसम परसी का माहौल था, बड़ी मायूसी और इंतशार का माहौल था, ठीक है। तो मुसलमान हर तरफ से मायूस हो चुके थे क्योंकि उनका सामना एक ताकतवर दुश्मन से था अंग्रेज़ों की सूरत में, ठीक है, जो तिजारत की गर्ज से आई थी हिंदुस्तान। लेकिन रफ्ता रफ्ता आखिरकार उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन जो है उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और चूंकि रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग क्लास, ये मुसलमान थी, हिंदुस्तान की हुकूमत चाहे मतलब रूबज़वार थी, कमज़ोर थी, जो भी थी मुग़लों की हुकूमत, बहरहाल उस हुकूमत का कंट्रोल मुसलमानों के हाथ में था। तो मतलब इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ से जब छीन गया और अंग्रेज़ उन्हें जंग आज़ादी का उसकी ज़िम्मेदार समझती थी मुसलमानों को, ठीक है। इस वजह से हिंदू के मुकाबले में उन्होंने मुसलमानों से भरपूर इंतकाम लिया, उनकी जायदादें ज़ब्त की, उन्हें मतलब फांसियाँ दी, उन्हें तोप के गोलों से उड़ाया, उन्हें मतलब मुख्तलिफ इज़ाएँ दी वगैरह वगैरह, ठीक है। उनका जो कारोबारी ज़िंदगी था, उनका बिज़नेस, उनकी सरकारी नौकरियाँ, जो मुसलमान उस वक्त अंग्रेज़ी फ़ौज में थे, ठीक है, उन सबको फ़ौज से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, ठीक है। और मुसलमानों पर अरसा हयात जो है ये बहुत तंग कर दिया गया। इस वजह से मुसलमान 1857 के बाद शदीद मायूसी का शिकार थे। उन्हें मतलब हिंदू की जो डोमिनेशन थी, उनकी तादाद मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा थी, अक्सरियत मतलब उनकी थी। इस वजह से उन्हें इस बात का भी खदशा था कि अंग्रेज़ों के बाद हिंदू जो है ये भी मतलब इन पर गालिब आ जाएंगे और हिंदुस्तान में ये हमेशा के लिए महकूम और गुलाम बनकर रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अगरचे मुसलमान एक तरफ मायूस थे, उन्हें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी, बहरहाल सर सैयद अहमद खान की शक्ल में उन्हें एक ऐसा लीडर मिला जो उस वक्त की ज़रूरत था, ठीक है। तो उन्होंने मुसलमानों की हालत ज़ात का जायज़ा लेके अंग्रेज़ों को इस बात पर कायल करने की भरपूर कोशिश की और वो अपनी कोशिशों में बड़ी हद तक कामयाब भी रहे, ठीक है, कि इस जंग की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर नहीं डाली जा सकती। इसके मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी हद तक लड़े थे, ठीक है। और इसके अलावा उनकी जो पॉलिसियाँ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, तो उनकी पॉलिसियाँ हिंदुस्तानियों के साथ तरफदारी पर मतलब मुश्तमिल थी, बड़ी जालिमाना पॉलिसियाँ थी उनकी। अंग्रेज़ चाहते थे कि मतलब हिंदू और मुसलमानों सबको एक तरफ करके, ठीक है, मुल्क पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल करे। हाल तो सर सैयद अहमद खान उम्मीद की किरण बन के मुसलमानों के सामने आए और उन्होंने उनसे जो कुछ हो सकता था इस बात में उन्होंने किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए जदीद तालीमी इदारे खोले अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट जिसको कहते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। उन्होंने जगह जगह पर स्कूल खुलवाए। अच्छा, बहरहाल 1857 के बाद ऐसे मुसलमान अकाबरीन थे, ऐसे लीडर थे जो इस बात को मतलब संजीदगी से ले रहे थे, संजीदा नज़रों से देख रहे थे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद और हिंदुस्तान पर छा जाने के बाद यहाँ पे मुसलमानों का मुस्तक़बिल क्या होगा, उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ रहा है और मुस्तक़बिल में मतलब उनकी हालत के बाद मुस्तक़बिल में उनकी हालत जो है इसका क्या होगा, ठीक है। बहरहाल तहरीकी पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक है, ये असल में जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, दिसंबर 1906 में ढाका में, तो
उसी वक्त से मुसलमान लीडरों ने ये इस बात को शिद्दत से और गहराई से महसूस कर लिया था कि अब वक्त आ गया है कि अमली इक़दाम उठा के मुसलमानों के मुस्तक़बिल को मखदूश होने से बचाया जाए, उनके लिए अमली तौर पर कुछ किया जाए। ठीक है, तो इस सिलसिले में नसर फुहोन नाम जो बार बार हमारे साथ पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में आते हैं, ठीक है, मसलन सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा भी ऐसे लीडर्स थे, मसलन अफगानिस्तान के सैयद जमालुद्दीन अफगानी, ठीक है, इस पे कभी जनरल क्लास लेंगे इंशाअल्लाह। और इनके अलावा अब्दुल हलीम शरर, खैरी ब्रदर्स और फिर मोहम्मद अली जौहर, ये तो बड़े काबिल इंसान थे। ये तो मतलब इंग्लिश में इनको इतना मलका हासिल था, इतना कमाल हासिल था कि उनका एक अखबार था जो मतलब जिसका इजरा उन्होंने खुद किया था, कामरेड नामी अखबार था। तो जब कामरेड छपता था और सुबह सुबह मतलब अंग्रेज़ अफसर वगैरह अखबार पढ़ते थे कामरेड, तो इसमें ऐसे अल्फाज आ जाते थे कि खुद उनको डिक्शनरी लेके, ठीक है, अगरचे वो अहले ज़ुबान थे, वो नेटिव थे, इंग्लिश उनकी अपनी ज़ुबान थी, फिर भी उन्हें मतलब डिक्शनरी खोल के मोहम्मद अली जौहर के अल्फाज जो है उसको मतलब पढ़ना पड़ता था, समझना पड़ता था। अच्छा, तो भी मतलब इस बात के हामी थे कि दो कौमी नजरिए के तहत हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए, फिर अल्लामा इकबाल, इस तरह चौधरी रहमत अली और कायद आज़म वगैरह। सही है, तो अब हम आते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 की तरफ। सही है, अच्छा, तो मुस्लिम लीग का जब 27वां सालाना इजलास मुनक़िद हुआ लाहौर में, ठीक है, तो इसमें बड़ी बड़ी चीदा शख्सियात मुसलमान पर्सनालिटीज जो है उन्होंने शिरकत की। ठीक है, इसमें कायद आज़म और एक के फजलुल हक बंगाल के, इसके अलावा सरदार अब्दुल रब निश्तर, बहुत बड़े बड़े नाम थे, ये सारे उस मौके पे जमा थे। ठीक है, तो मजमे की जो तादाद थी, जिस मतलब जो लोग देखने आए थे इस जलसे को, इसके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। बहरहाल बंगाल के एक के फजलुल हक जो थे उन्होंने प्रिजाइडिंग की इस प्रेजेंटेशन की, लाहौर रेजोल्यूशन की, इसको पेश किया अंग्रेज हुकूमत के सामने। ठीक है, तो करारदाद पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है, वो कुछ यूँ था कि अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद मुसलमानों को इस बात का एहसास होने लगा था, ठीक है, कि यहाँ से अंग्रेज़ों की वापसी के बाद मुसलमान जो है ये अगर मगरबी जमहूरियत जो है उस तरह की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए, तो इसके तहत फिर उन्हें हमेशा के लिए हिंदू डोमिनेशन के रहम करम पर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तादाद कम थी और मगरबी जमहूरियत जिस चीज़ का तकाजा करती है वो तो मतलब वोटिंग के बलबूते पर होती है, वोटिंग की बिना पर होती है। ठीक है, वहाँ मगरबी जमहूरियत में वोट काउंट किए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि ये वोट मतलब एक बड़े काबिल शख्स ने डाला है, कोई प्रोफेसर है, कोई जज है वगैरह। तो जज के वोट की कीमत और एक लफंगे की वोट की कीमत मगरबी जमहूरियत में बिल्कुल एक जैसी होती है। तो बहरहाल मुसलमान इस बात को, ख़ास तौर पर मुसलमान लीडर महसूस कर रहे थे इस बात को कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुस्तक़बिल को महदूश होने से बचाने के लिए और उनके लिए कुछ करने के वास्ते हमें अमली इक़दाम उठाना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ उस ज़माने में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुकी थी 1939 में, और ये 1940 का ज़माना था। ठीक है, तो बहरहाल जंग का अभी पांसा नहीं पलटा था, कोई नहीं कह सकता था कि जंग किस सीमत पे जा रही है, कौन सा फरीक मतलब जंग जीतेगा। जर्मनी और उसके इत्तेहादी इटली और ऑस्ट्रिया और बाद में जापान भी 1941 के बाद इस जंग में शामिल हुआ। सही है, तो हिंदू जो मूवमेंट्स थी वो इस बात को महसूस कर रही थी आखिरकार अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ेगा, और उनकी चूंकि अक्सरियत थी और वो ये बात बखूबी समझते थे, मतलब उन्होंने तालीम हासिल कर ली थी, जदीद तालीम, और जदीद तालीम की वजह से उनमें इस बात का शऊर जो है ये आ गया था। ठीक है, कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम अपनी अददी बरतरी की वजह से
मुसलमानों पर गालिब आ जाएंगे और हिंदुस्तान में मतलब उनका राज जो है ये शुरू हो जाएगा। तो जो हिंदू मूवमेंट्स थी, मसलन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवक संघ, शिवसेना वगैरह वगैरह, तो ये भी बढ़ चढ़ के एक तो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रही थी, रेल की पटरियां उखाड़ रही थी, टेलीफोन के खंभे मतलब काट रही थी, जहां मतलब जिस मसले में वो नुकसान पहुंचा सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो पहुंचा रहे थे। साथ ही मतलब मुसलमानों पे भी उनके जगह जगह पे हमले होते रहते थे। ठीक है, तो इसमें जो फिरका वाराना फसादात है हिंदुस्तान में, इस पे काफ़ी लोग मारे जाते थे। अमन व अमान का माहौल जो है ये बड़ा दाबुख्ता बे था, बड़ी मखदूश सूरत हाल थी। सही है, तो हिंदू मत में आप जानते हैं कि कैस्ट सिस्टम जो है, जात पात का सिस्टम, ये बड़ी क्या है शिद्दत से इस पे अमल किया जाता है, ख़ास तौर पर पुराने ज़माने में। तो उनके जो तबके हैं मसलन ब्राह्मण, कश्तरी, वैश्य, शूद्र वगैरह वगैरह, तो इब्तिदाई जो तबके हैं ब्राह्मण और कश्तरी, तो मतलब ये बाकी दोनों वैश्य और शूद्र को बड़ी कमतर नज़र से देखते थे। सही है, तो इस वजह से जब खुद अगरचे वैश्य भी हिंदू थे और शूद्र दोनों हिंदू थे, लेकिन जब हिंदू अपनी ही बरादरी के, अपनी ही मजहब के लोग, अपनी ही जात के लोगों के साथ ऐसा रवैया उनका रवा था, ठीक है, तो मुसलमान फिर किस आस पर और किस उम्मीद पर उनसे मतलब अच्छाई और भलाई की उम्मीद कर सकते थे। ठीक है, ऐसा नहीं होना था और हुआ भी नहीं, बल्कि आज के जो वाक़यात हो रहे हैं इंडिया में, आप हालात देखें हिंदुस्तान के, तो मतलब इससे इस बात की गमाज़ी होती है कि मुसलमान अपनी सोच में बिल्कुल ठीक ठाक थे, जो भी उन्होंने किया सही है, तो मतलब ये उन्होंने मुसलमानों के भले के लिए किया, और अगर मुत्तहिद हिंदुस्तान में आज हम होते तो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते। बहरहाल हिंदू की तरफ से मुसलमानों पर, उनकी ज़ुबान पर, जिस तरह 1867 का उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी है, उनकी ज़ुबान पर, उनके मज़हब पर, उनकी सकाफत, उनके मतलब रसूम और रिवाज, हर तरह से हमले किए जाते थे। मस्जिदों के करीब मतलब ढोल बजाए जाते थे, ख़ासतौर पर जब मुसलमान अपनी इबादत में मशगूल होते, वहाँ पे मतलब सुअर ये फेंके जाते थे, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से मुसलमानों ने इस बात को महसूस कर लिया था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उनकी कोई तुक नहीं बनेगी। ठीक है, उन्हें अगर अपना मुस्तकबिल सिक्योर बनाना है, अपनी आइंदा नस्लों के लिए कुछ करना है, तो उन्हें पाकिस्तान हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो जिन पर्सनालिटीज का अभी मैंने जिक्र किया, ये सब की सब इस बात पर मुत्तफिक थी कि पाकिस्तान बनाने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं।